हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, जिसका टॉपिक है प्रदूषण नियंत्रण एवं नियंत्रण बोर्ड। ये क्लास अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट जो कि जुलाई 2026 में एग्जाम होने वाला, तो उसके लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम सरल और सटीक तरीके से कवर करेंगे। इसका जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम देखेंगे प्रदूषण नियंत्रण की नीतियाँ और कानून, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की भूमिका, वायु और जल गुणवत्ता निगरानी तथा यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, और उसके बाद में जो एमसीक्यू है उनके आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शहरों में सुबह सुबह धुंध की चादर या फिर नदियों में बहता हुआ गंदा पानी, ये सब देखकर तस्वीरें तो अब काफी आम हो गई हैं। पर कभी सोचा है कि आखिर इस सब पोल्यूशन को कंट्रोल करता कौन है? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि भारत के जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं वो आखिर काम कैसे करते हैं। बिल्कुल, यही वो बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। हवा हो, पानी हो या फिर शोर, इन सब पर नजर रखने के लिए, इन्हें काबू में करने के लिए ना एक पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस सिस्टम की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आखिर है क्या। लेकिन किसी भी सिस्टम को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि भाई प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी। देखिए, भारत के लिए ये जो बढ़ता हुआ पोल्यूशन है ना, ये सिर्फ एक छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ी एक नेशनल चैलेंज बन चुका है। अब देखिए, चाहे वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो या फिर फैक्ट्रियों से सीधे नदियों में जाता हुआ कचरा या फिर शहरों का वो बढ़ता हुआ शोर, इन सब ने मिलकर ना हालत काफी गंभीर कर दी। और इसी को देखते हुए सरकार को ये लगा कि अब एक प्रॉपर एक मल्टी डायमेंशनल स्ट्रैटेजी की जरूरत है। मल्टी डायमेंशनल मतलब सिर्फ नियम कानून नहीं, बल्कि उसमें टेक्नोलॉजी भी हो और साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जाए। तो सवाल उठता है कि इस बड़े चैलेंज का जवाब सरकार ने दिया कैसे? तो जवाब है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाकर। जी हाँ, यही वो संस्थाएं हैं जिन्हें इस पूरी लड़ाई में कह सकते हैं फ्रंटलाइन पर खड़ा किया गया है। अब इस पूरे सिस्टम के सेंटर में है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, यानी सीपीसीबी। इसे 1974 में बनाया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर काम करता है। अब देखिए, इसका काम सिर्फ दिल्ली में बैठकर पॉलिसी बनाना नहीं है, बल्कि इसका असली काम है देश के जितने भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, एक तालमेल बिठाना और सेंट्रल गवर्नमेंट को टेक्निकल मैटर्स पर सलाह देना। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, सीपीसीबी की जो नींव है वो असल में पानी के पोल्यूशन को रोकने वाले कानून से रखी गई थी। हाँ, 1974 का जो वाटर एक्ट था वो पहला बड़ा कदम था जिसने इस बॉडी को लीगल पावर दी। बाद में धीरे धीरे एयर पोल्यूशन और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से जुड़े कानून भी इसके दायरे में आते गए और इसका काम और बड़ा होता चला गया। तो फिर सीपीसीबी और जो स्टेट्स के एसपीसीबी होते हैं, उनमें फर्क क्या है? इसको ना एक क्रिकेट टीम की तरह समझिए। सीपीसीबी जो है वो टीम का कैप्टन है, जो नेशनल लेवल पर गेम प्लान बनाता है, स्ट्रैटेजी तय करता है। और जो एसपीसीबी है वो है टीम के खिलाड़ी, जो ग्राउंड पर यानी अपने अपने राज्यों में उन नियमों को लागू करते हैं, फैक्ट्रियों की जांच करते हैं, लाइसेंस देते हैं। और सच तो ये है कि इन दोनों का कोऑर्डिनेशन ही इस पूरे सिस्टम की असली ताकत है। ठीक है, तो अब हम इन बॉडीज का स्ट्रक्चर तो समझ गए हैं। तो चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि असल में जमीन पर करते क्या क्या हैं। मोटे तौर पर इनकी काम को हम 4 मेन स्टेप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला, स्टैंडर्ड्स सेट करना, मतलब हवा या पानी में कौन सा पोल्यूटेंट कितनी मात्रा में सेफ है ये तय करना। दूसरा स्टेप, उस क्वालिटी को लगातार मॉनिटर करना, उस पर नजर रखना। तीसरा, जो नियम बनाए हैं उन्हें सख्ती से लागू करवाना। और चौथा, इस पूरी जानकारी और डेटा के आधार पर सरकार को सलाह देना कि भाई आगे क्या पॉलिसी बनानी है। और ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। इन सभी कामों में से अगर देखा जाए तो सबसे जरूरी है मॉनिटरिंग, यानी निगरानी। सीधी सी बात है, अगर हमें पता ही नहीं होगा कि पोल्यूशन कितना है और कहाँ है, तो हम उससे लड़ेंगे कैसे, है ना? तो हवा की क्वालिटी पर नजर रखने के लिए सीपीसीबी और स्टेट बोर्ड्स ने मिलकर क्या किया है? उन्होंने 28 राज्यों में कुल 326 मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए हैं।
सोचिए, ये कितना बड़ा नेटवर्क है जो देश के कोने कोने में 24 घंटे हवा में जो जहरीले तत्व हैं उनके लेवल को नापता रहता है। अब इन स्टेशंस पर मेनली 4 बड़े पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर किया जाता है: सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सबसे खतरनाक सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर यानी PM10 और PM2.5। ये इतने छोटे कण होते हैं ना कि हमारी सांस के जरिए सीधे फेफड़ों के अंदर तक पहुंच जाते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। और ये कहानी सिर्फ हवा की नहीं है। पानी को साफ रखने के लिए भी एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। देश के 26 राज्यों और 5 यूनियन टेरिटरीज में फैले 870 स्टेशंस हैं, जहां नदियों, झीलों और ग्राउंड वाटर की रेगुलर जांच होती है। और पता है, इस मॉनिटरिंग से एक बहुत ही जरूरी बात निकलकर सामने आई है। वो ये कि हमारे पानी के स्रोतों में केमिकल पोल्यूशन से भी बड़ी समस्या है बायोलॉजिकल पोल्यूशन की। ये वो गंदगी है जो अक्सर बिना ट्रीटमेंट के सीवेज के पानी में मिलने से होती है। तो ये बात साफ दिखाती है कि सही मॉनिटरिंग से ही हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो ये जो इतनी मॉनिटरिंग हो रही है, इतना डेटा इकट्ठा हो रहा है, इसका होता क्या है? इसी डेटा का इस्तेमाल होता है नियम बनाने में और उन्हें लागू करवाने में, ताकि जहां से पोल्यूशन आ रहा है सीधे उसी सोर्स पर लगाम लगाई जा सके। इसी डेटा के बेस पर CPCB ने क्या किया? उन्होंने बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्रीज की 17 कैटेगरीज की एक लिस्ट बनाई। अब ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को ठीक उन जगहों पर फोकस कर सकते हैं जहां प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। अब इन 17 कैटेगरीज में कौन कौन शामिल हैं? इसमें है सीमेंट प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, लेदर फैक्ट्रीज, शुगर मिल्स, आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज, ऐसी कई बड़ी इंडस्ट्रीज। इन सब पर एक खास नज़र रखी जाती है और इनके लिए बहुत ही सख्त स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं ताकि इनसे होने वाला पोल्यूशन कम से कम हो। इंडस्ट्रीज के अलावा शहरों में एयर पोल्यूशन का एक और बहुत बड़ा कारण है, और वो है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं। ये एक ऐसी समस्या है जिससे हम में से लगभग हर कोई जो बड़े शहरों में रहता है रोजाना जूझता है। पोल्यूशन के खिलाफ ये जो लड़ाई है, ये कोई एक दिन में शुरू नहीं हुई। इसका एक पूरा लंबा सफर रहा है। इसकी शुरुआत हुई 1974 में वाटर एक्ट से। फिर 1981 में खास एयर पोल्यूशन के लिए कानून बना। 1986 में आया एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो एक तरह से इन सब के लिए एक बड़ा अम्ब्रेला एक्ट था। और फिर वक्त के साथ साथ गाड़ियों के पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भारत स्टेज जैसे कड़े नियम भी आए। जैसे 2005 में पूरे देश में भारत स्टेज 2 लागू किया गया था। तो चलिए, अभी तक हमने जो भी बातें की उसके जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात, भारत में पोल्यूशन कंट्रोल का एक 2 टियर सिस्टम है। सेंटर में CPCB और स्टेट्स में SPCB। इनका मेन काम क्या है? मॉनिटरिंग, स्टैंडर्ड्स बनाना और कानून लागू करना। इसके लिए देश भर में 300 से ज्यादा एयर और 800 से ज्यादा वाटर मॉनिटरिंग स्टेशंस का एक जबरदस्त नेटवर्क है। और ये बोर्ड्स 17 बड़ी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं जैसे बड़े टारगेट्स पर अपना ध्यान फोकस करते हैं। तो एक पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, कानून भी हैं और मॉनिटरिंग का एक बड़ा नेटवर्क भी काम कर रहा है। लेकिन असली सवाल तो यही है कि इन सब संस्थाओं के होने के बावजूद हमारे एनवायरनमेंट का भविष्य आखिर कितना सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने जो भी टॉपिक पढ़ा है, अब यहाँ पर देखिए उसका क्विक रिवीजन है। यहाँ पर कानून, जल एवं उद्योग, वायु और CPCB के रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं और उनसे रिलेटेड जो भी यहाँ पर डेट हैं, जो भी ईयर्स हैं, वो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं MCQ। पहला क्वेश्चन है, लिखा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, जल प्रदूषण नियंत्रण व रोकथाम अधिनियम 1974। आपको ये ध्यान देना है, भले ही आज पूरा पर्यावरण का काम ये बोर्ड देखता है, लेकिन इसकी स्थापना केवल जल अधिनियम के तहत की गई थी, जो कि 1974 में की गई थी। तो अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है जल की गुणवत्ता में सुधार का संकेत यानी कि इंडिकेटर क्या माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी में देखो लिखा है BOD की मात्रा 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर है। तो BI यानी कि BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना, यह तय बताता है कि पानी में जैविक प्रदूषण कम हो रहा है और इसकी गुणवत्ता सुधार हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम NAMP के तहत
वायु में मुख्य रूप से किन प्रदूषकों की निगरानी की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, SO2, Na2, SPM और RSPM। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सारे टॉपिक देख लिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।